Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 1st Module 1st Performance Appraisal Lecture number 3. In lecture number 3 we will discuss process of performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है कि पूरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में पूरे साल भर एम्प्लॉयज़ ने जो भी परफॉर्मेंस दी है उसका असेसमेंट किया जाता है और उसके बेस पर आगे डिसीजंस लिए जाते हैं कि वेदर ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, कितना सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है तो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होंगे। तो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में फर्स्ट स्टेप है स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट के लिए जिसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है उसके लिए पूरे साल भर में उसे क्या परफॉर्मेंस देनी है उसके स्टैंडर्ड सेट करता है। किसके बेस पर? जिसके बेस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय की कंपेयर की जाएगी। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिक होने चाहिए, मीजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। क्योंकि कैसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रहती है वो डिपेंड करेगा कि कितने सिंसियरली उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर सेकंड क्या है? कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए तो वो उनको अचीव करेगा। उनको अचीव किसे करना है? सबऑर्डिनेट्स को करना है। तो जिनको जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको उन स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन कब किया जाएगा? जब एक बार स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे। तो एक बार अगर स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिए तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड्स को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करे। एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट को उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। इससे उन्हें अपने रोल को समझने में मदद मिलेगी। उन्हें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। और जो स्टैंडर्ड है वो अप्रेजर्स को भी जो कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करेगा उसे भी पता होना चाहिए, तभी तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर उसे कंपेयर कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जैसे जैसे सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी होगी कि जैसे जैसे सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस देता जाएगा उसकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के एंड में एक साथ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉय वर्क करता जाएगा डेली बेस पर, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता जाएगा। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो जो एम्प्लॉय ने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है उसको जो फर्स्ट स्टेप में उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए थे उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और जो कंपेयर किया जाता है उसके बेस पर है 3 टाइप से रिजल्ट आ सकता है। या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बराबर होगी, या फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से ज़्यादा होगी, या फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कम होगी। तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कम है या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से ज़्यादा है तो ये दोनों ही डिविएशन है, लेकिन एक पॉजिटिव डिविएशन होगा और एक नेगेटिव डिविएशन होगा। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से ज़्यादा है तो वो तो पॉजिटिव डिविएशन है, लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कम है तो वो नेगेटिव डिविएशन है। जैसे कि किसी सेल्स एम्प्लॉय का पूरे महीने का या पूरे साल भर का टारगेट है 300 सेल्स रखा गया था और उसने 330 सेल्स है एक साल में अचीव की, तो ये डिविएशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिविएशन है। लेकिन अगर उसको 300 का टारगेट दिया गया था और उसने 260 सेल्स अचीव की तो ये भी डिविएशन है, लेकिन ये नेगेटिव डिविएशन है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्कसिंग रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट है अप्रेजल के वो 1-to-1 बेस पर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट के साथ
डिस्कस करेगा। और डिस्कशन का फोकस है टू वे कम्युनिकेशन, की सबऑर्डिनेट से पूछना कि उनको उस स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और उनकी उन प्रॉब्लम को सोल्व करना, टाइम टू टाइम फीडबैक भी देना, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इनको इन्हांस कर सके और अगले साल वो अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी गलती या एरर ना करे। और नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजंस लेने होंगे या करेक्टिव एक्शन लेने होंगे, तो उसके बाद ही परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर ही एचआर रिलेटेड जो डिसीजंस या फंक्शंस हैं, जैसे कि रिवॉर्ड देना है, प्रमोशन देना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, वो सारे डिसीजन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ही लिए जाते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक था यूनिट 3 में, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको एक बार डायग्राम से वापस समझ लेते हैं। तो टोटल कितने स्टेप का प्रोसेस है? 6 स्टेप का प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस टू द एम्प्लॉयज। थर्ड, measuring the actual performance, which is most of the difficult step in this process of performance appraisal. It is continuous step या continuous process of performance appraisal. फिर next क्या है? comparing with standards. फिर next क्या है? discussing results, जिसको हम कहते हैं feedback provide कराना। और last क्या है? decision making या taking corrective actions. Thank you very much.